एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में इतना बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की जबानी, एंड इट्स ऑल अबाउट द वेरी सेंसिटिव टॉपिक विच इज द इनफर्टिलिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल और फीमेल को ट्रांसमिट हो जाती हैं। अगर ये ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रॉपरली क्योर ना हो या समय पर ये क्योर ना हो तो ये पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डैमेज कर देती हैं और हो सकता है कि इनफर्टिलिटी भी आ जाए। तो ये तो एक कारण हुआ इनफर्टिलिटी का कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। पर मैम व्हाट इज द इनफर्टिलिटी, क्या होती है इनफर्टिलिटी, वो आज के लेक्चर में हम जानेंगे। इनफर्टिलिटी जो है इस शब्द में ही अर्थ छुपा है, अर्थ को समझिए आप क्या बोलना चाह रहा है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है मैं यहां लिखूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इन का मतलब आपको समझ में आता है क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन। इन का मतलब होता है नो, ठीक है, नो, ठीक है, इन का मतलब है नो, ठीक है। और फर्टिलिन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिन का मतलब होता है कंसीव, ठीक है। फर्टिलिन का मतलब होता है फर्टिलिन का मतलब होता है कंसीव, ओके। तो जो कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। पर क्या किसी कपल को हम इनफर्टाइल यूं ही कह देते हैं, तो बिल्कुल आंसर नहीं है बच्चों। अगर रेगुलर इंटरकोर्स 1.5 से 2 साल के बाद कंटिन्यूसली सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसे हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। पर आप आज तक इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम इनफर्टाइल और स्टेराइल में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों एक ही शब्द हैं। आइए इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। देखिए इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने, दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे सेंसिटिव मुद्दों के बारे में डिस्कस किया एंड आई होप कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर द पार्ट ऑफ द समाज एंड यू हैव टू इंडल्ज इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द समाज, और आपको समाज को उत्थान की ओर लेके जाना है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा एजुकेशन लोगे तो डेफिनेटली एक दिन इंडिया में आपका नाम भी होगा और साथ में आपके कार्यों को भविष्य में लोग याद करेंगे। तो हमेशा काम ऐसा करिए ताकि लोग याद करें, ऐसा ना करिए कि लोग आपको पीछे से गालियां दे, क्योंकि गालियां देने के लिए तो लोग 1000 बैठे हैं पर तारीफ करने के लिए लोग 1000 नहीं बैठे। तो हमेशा तारीफ के काबिल बनिए, और अगर आप तारीफ के काबिल बनना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, मैं हर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर में आपको यही सिखाती हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने इन सेंसिटिव मुद्दों को बहुत ही सहजता से डील किया, आज हम इस सेंसिटिव मुद्दे को और ज्यादा सहजता से डील करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि मानसिक तौर से किसी के लिए आघात साबित हो। पर यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी को आघात साबित नहीं करना है, हमें बस ये सीखना है कि कैसे हम किसी कपल को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर, और आपको अब एक डॉक्टर की आवश्यकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मेन उद्देश्य ये है, मतलब बेसिकली इसका एजुकेशन आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उन कपल को एक सजेशन दे सको कि अब आप अपना इलाज स्वयं ना करिए, आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है, असिस्टेंस की जरूरत है जो कि आपको डॉक्टर देगा, ठीक है। चलिए, सो इनफर्टिलिटी का मतलब यह है कि एब्सेंस ऑफ कंसीव, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रहा है कपल। अगर 1.5 से 2 साल, मैं लिखूंगी इसके बारे में, ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं मैं। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ध्यान से देखिए। चलिए, इफ कपल कैन नॉट, इफ कपल, हैंडराइटिंग में मत जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक है। इफ कपल कैन नॉट कंसीव आफ्टर 1 or 2 years of regular coitus, considered considered as infertile। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? कोई कपल 1.5 से 2 साल तक, एक सेंटेंस मैंने बोला, अगर कोई कपल 1 से 2 साल तक रेगुलर क्वाइटस करने के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहा है तो इसे हम इनफर्टाइल कपल कंसीडर करेंगे। तो क्या मैम ये कभी बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते? ऐसा तो मैंने आपको नहीं कहा।
ठीक है, तो मैम फिर इसको इनफर्टाइल क्यों कहा? आइए आपको मैं दो शब्द के बारे में आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। आज के बाद अगर आपसे कोई बोले कि ये कपल इनफर्टाइल कंसिडर हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो मैम फिर क्यों नहीं कर सकता? आइए देखते हैं। मैं आपको एक वर्ड आज इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इंट्रोड्यूस क्या कराती हूँ, आपने सुना भी होगा, स्टरलिटी। ठीक है, स्टरलिटी, ध्यान से समझिए। स्टरलिटी वो शब्द है जिसमें कपल कभी भी कंसीव नहीं कर सकता। समझ में आई बात? कपल अनेबल टू कंसीव, ठीक है, कपल अनेबल टू कंसीव, ठीक है। अब देखो मैम, आपको कायदे से यहां पर तो फीमेल लिखना चाहिए। देखो बेटा, इंडिया में बच्चा ना पैदा होने का मेन ढीगड़ा फीमेल के ऊपर मर दिया जाता है। ठीक है, ये बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, ये ऐसा वैसा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। बच्चा ना पैदा कर पाने में दोनों पार्टनर्स का रोल है। हो सकता है कि मेल में कोई डिफेक्ट हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हर जगह पर कपल का इस्तेमाल किया है कि वो कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मदर सिर्फ अपने बच्चे को 9 महीने वोम में रखती है, पर वो जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है उसका कारण दोनों है भाई, माँ और बाप दोनों ना। ऐसा थोड़ी बोलते कि सिर्फ माँ का बच्चा है, बाप का भी बच्चा है ना। तो मैंने यहाँ पर कपल शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया है। सो इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी में यही अंतर होता है कि स्टरलिटी में कभी भी कंसीव नहीं हो सकता, इनफर्टिलिटी में कभी कंसीव होने के चांसेस हैं। ठीक है, यहां पर चांसेस ऑफ कंसीव है बच्चों, समझ में आई बात? यहां पर कपल जो है वो कंसीव कर सकता है। ठीक है, समझ आई बात? स्टरलिटी में कंसीव नहीं हो सकता। कंसीव समझ गए ना? इतने देर से रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लिया, एटलीस्ट कंसीव का मतलब तो अब मुझे समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इतना तो तुम्हें आता है। कंसीव का मतलब प्रेगनेंसी, तो स्टरलिटी में प्रेगनेंसी नहीं होगी, इनफर्टिलिटी में इलाज करने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गई बात? डन हो गई इतनी बात? नाउ इनफर्टिलिटी ये समझ गए, 1.5 से 2 साल क्वाइटस करने के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा, इनफर्टाइल है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब इनफर्टिलिटी भी मेरे बच्चों 2-3 टाइप की हो सकती है। मैम लो, इनफर्टिलिटी भी 2-3 टाइप की होती है मैम? जी हाँ, इनफर्टिलिटी भी 2-3 टाइप की होती है। चलिए देखते हैं, आइए। इनफर्टिलिटी के 2 टाइप हैं। ठीक है, समझ आई बात? इनफर्टिलिटी के 2 टाइप होते हैं, पहला और दूसरा। ध्यान से देखिए, इनफर्टिलिटी के 2 टाइप होते हैं। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, समझिए, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, समझ में आई बात? और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, देखो कायदे से तो मैं सेकेंडरी कैसे लिखती हूँ आपको पता है ना, पर मैं सोचती हूँ कि मैं एक्चुअली बहुत तेज चलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जल्दी से खत्म हो जाए, पेशेंस नहीं है मुझ में, है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है देखिए। देखो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या प्राइमरी इनफर्टाइल कपल, हम उन कपल को डिक्लेयर करते हैं जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया। समझ आ गई बात? प्राइमरी इनफर्टाइल कपल हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं जिन्होंने कभी कंसीव किया ही नहीं। वो ट्राई करते रहे पर कभी भी कंसीव हुआ ही नहीं, नेवर गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, ये लिख दूं मैं, नेवर गेट प्रेग्नेंट, ये लिख दूं। ओके, तो ये कपल कभी भी प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं, बहुत ट्राई किया इसने, नहीं हुआ। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, आइए देखें। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का ये मतलब ये है कि हो सकता है कि एक बच्चा हो, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि एक बच्चा पहले हो और उसके बाद वो बहुत ट्राई कर रहे थे पर बच्चा नहीं हुआ। लिखती हूं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या हुई, हो सकता है मे बी 1 चाइल्ड, ठीक है, मे बी 1 चाइल्ड, ठीक, आफ्टर दैट नेवर गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, समझ गए? तो एक चाइल्ड हो गया, उसके बाद कपल ट्राई कर रहा है कि बच्चा हो जाए, दूसरा नहीं हो पा रहा है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी अकर्स बट मेनी मल्टीपल मिसकैरेजेस, ऐसे लिख देती हूं, मल्टीपल मिसकैरेजेस। ठीक है, समझ गए? सो ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कम से कम फीमेल जो है वो कंसीव तो कर पा रही है। ठीक है, यहाँ पर उसने कभी कंसीव किया ही नहीं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में कभी भी फीमेल ने कंसीव किया ही नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर इलाज करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर फीमेल कंसीव कर रही है, यहाँ पर पहले बच्चा हो चुका है, उसके बाद और बच्चे चाहिए उनको, तो बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं, या कंसीव करती है पर बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, तो दिस इज अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका इलाज आसान है, हो सकता है कोई यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि ओवा डिफेक्टेड हो, ठीक है। वैसे एक दो मिसकैरेजेस को नॉर्मल ही माना जाता है, क्योंकि हर समय जस्ट देखो, आपको मैंने बताया था ना कि फीमेल में बहुत सारे ओवा होते हैं, और हर ओवा स्वस्थ हो ये ज़रूरी नहीं है, या हर स्पर्म स्वस्थ हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो डिफेक्टेड स्पर्म होता है वो ओवा से फ्यूज हो जाता है, तो जो एम्ब्रियो है वो 1.5 से 2 से 3 महीने तक अच्छे से ग्रो होगा, पर 3 महीने के बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, तो इसे हम एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी का कारण नहीं मानते हैं, ठीक है। पर अगर मल्टीपल मिसकैरेजेस 4 से 5 बार हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो आई होप यू लर्न द 2 टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। डन। प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको अंतर समझ में आ गया क्या होते हैं ये? डन। इसमें कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ इनफर्टिलिटी के ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फीमेल को ही ब्लेम करेंगे, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तेरा ऐसा। मेल और फीमेल दोनों ही इसके कारण हो सकते हैं, और आज की कक्षा में मैं आपको यही बताऊंगी कि मेल में क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और फीमेल में क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। आइए मेरे साथ जानिए, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, इस मुद्दे को हम बहुत ही सेंसिटिविटी से डील करेंगे, क्योंकि में भी किसी को आघात हो सकता है, पर हमारा उद्देश्य आघात करना नहीं है, हमें तो नीट में पूरे नंबर लाना है। इनफर्टिलिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ couples of all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation or sexual relation. अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बावजूद वो नहीं बच्चा पैदा कर पा रही हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। रेगुलर 1 से 2 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। मैंने आपको पढ़ाया प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। आइए प्राइमरी इनफर्टिलिटी देखते हैं। इट इज द इनफर्टिलिटी फाउंड इन द पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव्ड। यही मैंने आपको लिखा था। क्या होता है? जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, कभी उसने कंसीव किया ही नहीं। डन है, ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये है कि पहले उनने एक बच्चा पैदा किया, बाद में उन्हें चाहिए, ठीक है, पर उसके बाद नहीं हो पा रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मतलब वो कभी कंसीव कर चुके हैं पर फिर भी अब वो प्रॉपर्ली हेल्दी चाइल्ड को जन्म नहीं दे पा रहे, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी होगी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। नाउ आइए अब हम लोग, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हम किसी एक सेक्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कारण होते हैं इनफर्टिलिटी होने के कपल्स में, ठीक है। सबसे पहले कॉमन रीजन समझ लेते हैं। फिजिकल रिलेशन, फिजिकली मेल और फीमेल नॉट, या फीमेल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बच्चा भी यूट्रस वूम में रख पाए, ठीक है। जैसे कि जो कम उम्र में जिनकी शादियां होती हैं उनका यूट्रस छोटा होता है, इतना मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच्चे को नहीं रख पाती। ऐसा नहीं है कि बड़े होकर नहीं होता, बड़े होकर भी यूट्रस कमजोर हो सकता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हो सकता है, आपके पास इतने सुरक्षित या कह सकते हैं इतने अच्छे क्वालिटी के स्पर्म एंड ओवा बनते ही नहीं हो, ओवरी डिफेक्टेड हो, फैलोपियन ट्यूब डिफेक्टेड हो, वास डिफरेंस डिफेक्टेड हो, तो भी कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से ही डिफेक्टेड हो। कोई आपको डिजीज हो जैसे कि मम्स हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई, ऐसी बीमारियों की वजह से जो आपके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता। हम बहुत सारी उल्टी सीधी ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपके क्वालिटी ऑफ ओवा एंड स्पर्म है वो डिक्रीज हो जाता है, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब ये है कि आपके स्पर्म एंड ओवा के प्रति आपके शरीर में कोई एंटीबॉडी बन गई है, जिसकी वजह से धड़ाधड़ स्पर्म एंड ओवा को मारे जा रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। साइकोलॉजिकल मतलब ये है कि अगर एक बार फीमेल, एक दो बार फीमेल के साथ मिसकैरेज हो जाए तो वो पगला जाती है कि शायद अब मैं कभी बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती हूँ। तो लोग कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके सेक्सुअल लाइफ में। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे स्पर्म्स को देंगे फीमेल को, अच्छे ओवा निकलेगा बाहर और अच्छे तरीके से फर्टिलाइजेशन
होगा। ठीक है, ये सारे रीजन हैं फीमेल में जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, एक एक करके हम उनके बारे में डील करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की मेल में। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते जाते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल में, एक एक करके देखते जाते हैं, एक एक रीजन जो वहां पे लिखा हुआ है मैं आपको डिटेल से बात करूंगी। इनफर्टिलिटी इन मेल। ठीक है, मेल्स में हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो रीजन हमको पढ़ना है इनफर्टिलिटी इन मेल का वो है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ठीक है, ऑर्काइडिज्म। ऑर्काइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द मेल पेनिस। ठीक है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या होता है बताइए मुझे। इफ टेस्टिस, ये पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, समझ में आई बात। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, वो स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा बोलो मुझे आगे। अब ऐसी कंडीशन में टेस्टिस कहाँ है बच्चों? टेस्टिस है एब्डोमेन में। बोलो टेस्टिस कहाँ है? एब्डोमेन में। आपको पता है कि टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि ये बॉडी से 1.5 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर देता है और कम टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छा होता है। और अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रहेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा या बैड होगा, खराब होगा। ठीक है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हुआ या खराब हुआ तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी मैम, इनफर्टिलिटी होगी। तो क्या करें हम लोग? हमें सर्जरी करके कुछ भी करके टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में लाना है। अगर टेस्टिस को हम सर्जरी करके स्क्रोटल सैक में ला रहे हैं तो इस सर्जरी का कुछ नाम भी होना चाहिए। सर्जरी का नाम है मेरे बच्चों, याद करिए, ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, सर्जरी का नाम क्या है? ऑर्कियोपेक्सी। ये सर्जरी करके हम टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में ला सकते हैं। स्क्रोटल सैक इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्टिस को होल्ड करके रखता है। टेस्टिस वो स्ट्रक्चर है जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में रखने का कारण सिर्फ इतना है कि हमें प्रॉपर टेम्परेचर देना है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन। अगर हम उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे लल्ला। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। ठीक है, तो हम सर्जरी करके स्पर्म को कहाँ ला लेते हैं? हम ला लेते हैं आपके स्क्रोटल सैक में। ठीक है, आओ, पहला कारण समझ में आया। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हुआ तो इनफर्टिलिटी है। ठीक, आइए नाउ एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया को हम और क्या कहते हैं मैम? वासा डिफरेंशिया को हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है मैम? ये टेस्टिस से निकलती है। कहाँ की ओर जाती है? ये जाती है एब्डोमिनल कैविटी की ओर, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए मेल पेनिस से बाहर होगी एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। पढ़ा है हम लोगों ने। जिन लोगों को ये शब्द बहुत ही चाइनीज लग रहे हैं, मैम क्या बोल रही है ब्ला 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 ब्ला, उनके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर्स नहीं लगाओगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। सो वासा डिफरेंशिया में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाए तो स्पर्म बन तो जाएंगे टेस्टिस में, पर उसे बाहर निकालने के लिए जो डक्ट है जिसे हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं वो ब्लॉक्ड है, तो आपके स्पर्म जो है वो एज अ सीमेन में बाहर नहीं आ पाएंगे। सीमेन बाहर आएगा पर सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, और अगर स्पर्म नहीं होते तो इसे हम कहते हैं एजूस्पर्मिया। डन। हाइड्रोसील। ठीक है, हाइड्रोसील का मतलब ये होता है कि अच्छा अब टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, टेम्परेचर भी अगर बढ़ जाता है किसी भी कारणवश तो भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट इज हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का मतलब ये है कि टेस्टिस के चारों तरफ स्क्रोटल सैक में पानी भर जाए। ठीक है, अगर पानी भर जाए, लोग कहते हैं टेस्टिस में पानी भर गया था, तो ये कंडीशन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिफेक्टेड होगा। कभी भी
टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने की वजह से जो टेस्टिस होता है वो दबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ये सब जो होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन को डिक्लाइन करते हैं, सप्रेस्ड करते हैं, डिप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, भविष्य कभी भी आपको मम्स का इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, रुबेला वायरस से मम्स का इन्फेक्शन होता है, तो ये इन्फेक्शन जो है ब्लड के माध्यम से आपके टेस्टीज में पहुंच जाता है। ठीक है, और टेस्टीज में इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टीज इज कॉल्ड एज ऑर्काइटिस। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस। तो अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो जो भी स्पर्म्स वहां पे बन रहे हैं वहां वो सारे इन्फेक्टेड होंगे, वो सारे खराब होंगे, तो वो भी इनफर्टिलिटी का ही एक कारण हो सकते हैं। एक्सेसिव एल्कोहलिज्म, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी इनफर्टिलिटी का, क्योंकि ज़्यादा एल्कोहलिज्म से द क्वालिटी ऑफ ओवा एंड द क्वालिटी ऑफ स्पर्म गेट डिक्रीजेस। समझ में आई बात? ये सब आपके जो अच्छे अच्छे ओवा होते हैं, अच्छे से स्पर्म्स होते हैं, अच्छे अच्छे ओवा होते हैं, उनको मारने लगते हैं इन द फीमेल, और स्पर्म में जो है स्पर्म काउंट को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव एल्कोहलिज्म जो होता है वो स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। समझ में आई बात? ओलिगोस्पर्मिया। कितना होना चाहिए? एक हेल्दी स्पर्म कितने होने चाहिए? आपके 2.5 से 3 ml सीमेन में, ठीक है, 2.5 से 3 ml सीमेन में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, अगर याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अगर आपका कॉन्जेनाइटली, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, अगर कॉन्जेनाइटली इफ यू हैव वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा देखो क्या लिख रही हूं मैं भी कभी कभी, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसे हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, तो भी आपका स्पर्म फॉर्मेशन डिफेक्टेड होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया। एक्स मतलब अगर नॉर्मली मेल्स के पास क्या क्रोमोसोम होता है बच्चों? मेल्स के पास क्या क्रोमोसोम पैटर्न होता है? एक्स वाई, यही होता है। कैपिटल वाई लिखना था पर ठीक है। क्लेनफेल्टर में एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इस मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर क्या हो गए बच्चों? इस मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर क्या हो गए? बोलो मुझे। फेमिनाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो गए। अगर फेमिनाइन कैरेक्टर इंक्रीज हो गए तो क्या हुआ बच्चों? फीमेल जैसा ज्यादा दिखेगा, तो भैया मेल के कैरेक्टर दबेंगे कि नहीं दबेंगे? इसका मतलब ये कि स्पर्म का फॉर्मेशन घटेगा या नहीं होगा। ठीक है, नाउ गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी, आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी का मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर आपका, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर मान लो गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। एक एक रीजन को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूं आप देख रहे हो ना, कोई नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, वो बस सारे जो है, अगर गोनेडोट्रोफिन डिक्रीज हो जाए तो भी स्पर्म का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा। गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं? अगर FSH डिक्रीज हो जाए, अगर FSH डिक्रीज हो जाए, FSH क्या होता है मेरे बच्चों? FSH इज द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH इज व्हाट? इट इज द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अगर FSH डिक्रीज हो गया, अगर, और गोनेडोट्रोफिन में क्या होता है? LH, जिसको मेल में हम क्या कहते हैं? ICSH। ये मैम क्या बोल रही हो यार, मैम ये क्या बोल रही हो? और अगर आपको पता करना है कि ये क्या है तो आपको मेरे लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर आपने नहीं लगाया है तो जाओ बच्चों पढ़ो और देखो, क्योंकि जब तक आप इनके नाम नहीं जानोगे आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी क्या है। आई बात समझ में? सो गोनेडोट्रोफिन डिक्रीज हो जाए मतलब जैसे कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ICSH ये सब मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में कुछ हेल्प करते हैं, कुछ इंड्यूस करते हैं। अगर ये डिक्रीज हो जाए, मतलब ये भी कम निकले और ये भी कम निकले, तो क्या होगा बोलो? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा यार। तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो डिक्रीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, सीधी बात है। अब ये क्या होता है? हर हार्मोन जो भी आपकी बॉडी में बन रहा है उसके लिए आपकी बॉडी में होते हैं जीन्स,
ठीक है। गोनेडोट्रोफिन्स बनाने के लिए भी आपके माँ बाप ने आपको जीन्स दिए हैं, जीन्स मतलब जीन्स पैंट नहीं थी, जीन्स दिए हैं। अगर वो जीन आपकी बॉडी में प्रॉपरली एक्सप्रेसिव नहीं होगा, समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं, अगर वो जीन आपके बॉडी में प्रॉपरली एक्सप्रेसिव नहीं होगा, नहीं दिखता है यार, नहीं एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है, तो बेटा ये और ये नहीं बनेंगे, और अगर ये और ये नहीं बने तो ये कैसे होगा रे, समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़े, साइटोटॉक्सिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट एक्सेट्रा। देखो बेटा हमेशा याद रखो कि जब भी हम कोई स्टेरॉइडल ड्रग्स लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, जब भी हम कोई स्टेरॉइडल ड्रग्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में हर प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। आ रही बात समझ में, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो। तो किसी भी प्रकार की ड्रग्स जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, और खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। और एक्चुअली ये जो ड्रग्स हम खा रहे हैं ना, हमको पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, वो डिटीरियोरेट होती रहती है, खत्म होती रहती है, खराब होती रहती है। सो किसी भी प्रकार का ड्रग्स लेने से पहले 10 बार सोचिए। ऐसा नहीं है, कई बार होता है तो हल्का हल्का भी दर्द होता है तो ले दनादन लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट सिर्फ आपके शारीरिक दूसरे ऑर्गन्स के बजाय आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पड़ रहा है। और किसी भी प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग हम खा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट खा रहे हैं, हम नींद की गोलियां खा रहे हैं, हम कोई दूसरी नशैली ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये सारा असर जो है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे होता है। स्पर्म काउंट कम होने लगता है, स्पर्म की प्रोडक्शन गिरने लगती है, और आप धीरे धीरे इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेन हाई विस्कोसिटी एंड लो वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेट लीड्स टू द मेल इनफर्टिलिटी। हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट, हाई विस्कोसिटी मतलब अगर आपका स्पर्म जो है वो गाढ़ा होगा तो भी इजैकुलेट जब होगा, ध्यान समझो, अगर आपका स्पर्म गाढ़ा होगा और तो वो क्या होगा, उसमें स्पर्म को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी, समझ में आ गई बात। तो अगर स्पर्म ट्रैवल नहीं करेगा तो वो को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज कैसे होगा। दूसरी बात ये है कि आपके स्पर्म में प्रॉपरली फ्रक्टोज होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपरली मोटिलिटी मिले। आपके स्पर्म प्रॉपरली शेप और साइज के होने चाहिए ताकि जब वो फर्टाइल करे तो एक प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, प्रॉपर जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो आपको सारे कंटेंट्स को भी देखना पड़ेगा। आपका कोई रिप्रोडक्टिव जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ब्लॉक्ड नहीं होने चाहिए, वो डिफॉर्म नहीं होने चाहिए कि कुछ बना कुछ नहीं बना, आपके टेस्टिस डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मेल इनफर्टाइल हो जाता है तो उसका टेस्टिस चीर कर स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं, तो बहुत सारी जो है परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, फ्रक्टोज कम ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, इजैकुलेट कम निकले तो भी दिक्कत है, इजैकुलेट गाढ़ा निकले तो भी दिक्कत है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्लॉक्ड हो तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारे कारण है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स की, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले नावुलेशन हो जाए, मतलब ये है कि ध्यान से देखो, फीमेल्स की स्टेरिलिटी का मेन कारण ध्यान से देखना है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, फीमेल स्टेरिलिटी का सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल में ना, फीमेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। फीमेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण पता है क्या हो सकता है, फीमेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण हो सकता है हार्मोन्स, समझ आई बात। फीमेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण हो सकते हैं हार्मोन्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक हार्मोन होता है जिसे आप कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आपका होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ओव्यूलेशन। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ मैं, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, ठीक है, तो पहले 4 से 5 दिन तक 5 डेज हम मानते हैं, ये कौन सा फेज होता है रे, हैं, ये होता है ब्लीडिंग फेज, ठीक है। ये कौन सा फेज है, ब्लीडिंग फेज। याद करा रही हूँ, याद करो वो दिन। 5 से 14वें दिन तक, 14th डे तक क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और डे 14th को क्या होता है बच्चों, डे 14th को क्या होता है, मैम आपने हमको पढ़ाया कि डे 14th में जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और ओवा जो है वो निकल कर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। डन। इस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को मेरे लल्ला हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसे हम, ल्यूटिया डूब गई, ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है मेरे लल्ला, प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। डन हो गई। प्रोजेस्टेरॉन को और क्या कहते हैं हम लोग, मैम प्रोजेस्टेरॉन को हम कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम, प्रेगनेंसी
मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, अब लिंक करिए स्टोरी को। ठीक है, एन ओव्यूलेशन। ठीक है, एन ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि आपको अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो कौन से हार्मोन की कमी हो रही है बच्चों? एलएच की। समझ में आई बात? अगर एलएच कम रहेगा तो कभी भी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तो ये जो ओवा बाहर निकल रहा है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है, वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन किससे करोगे? ठीक है, तो हार्मोनल डिफेक्ट फीमेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेजर रीजन इज द फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन। तो अगर आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ढंग से नहीं निकल रहा है, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, अगर आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन ढंग से नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इनफर्टिलिटी का आप शिकार हो जाएं। एलएच के कम होने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होता, जिससे oocyte नहीं निकलेगा, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इनफर्टिलिटी। ठीक है, डन हो गई इतनी बात। अभी हमको और यूज करना है ओलिगो ओव्यूलेशन। डेफिशिएंट ओव्यूलेशन का मतलब है ओलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म काउंट का कम होना। ओलिगो मतलब अगर मान लीजिए कि कभी एलएच का लेवल कम रहता है, एलएच कम नहीं निकलेगा तो एनोव्यूलेशन नहीं होगा, पर अगर एलएच एब्सेंट होगा तो एनोव्यूलेशन नहीं निकलता है एलएच, तो एनोव्यूलेशन। पर अगर एलएच कम निकलेगा तो क्या होगा? ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता। मतलब अगर मान लो कि किसी को कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, तो एलएच सीधे वो क्या कर रहा है? पिट्यूटरी पे इफेक्ट कर रहा है, एलएच निकल ही नहीं रहा है, एलएच कम निकल रहा है, तो ओलिगो ओव्यूलेशन भी हो रहा है। मतलब हर महीने पर ऑल्टरनेट मंथ पे ओवरी से ओवा को निकालना चाहिए पर वो नहीं निकाल रही है, और अगर नहीं निकाल रही है तो भैया इनफर्टिलिटी है। स्पर्म आप पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचा दे रहे हो पर ओवा ही नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन किससे करोगे यार? ठीक है, आगे देखते हैं। Inadequate growth or functioning of carpus luteum result to reduce in the progesterone secretion and deficient secretory stages in the endometrium called the luteal phase deficient inhibit the implantation। समझो, कार्पस ल्यूटियम को ध्यान से समझना, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बोलो? प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? समझे? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझना। अगर आपका कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, इफ कार्पस ल्यूटियम नॉट मेंटेन, यहाँ पे डट 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 डट, ठीक है, अगर आपका कार्पस ल्यूटियम नॉट मेंटेन, इफ कार्पस ल्यूटियम नॉट मेंटेन्ड, ठीक है, अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं मेंटेन रह पाए तो क्या होगा बोलो? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हुआ तो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होगी? यूट्रस एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगा? शेड, जिसको हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, डन हो गई इतनी बात। क्या समझा आपने मेरे बात को? सिर्फ हमें ओव्यूलेशन कराना नहीं है। मान लो कि एलएच का लेवल ठीक है, एलएच का लेवल ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पर कंटिन्यूसली इस स्ट्रक्चर को मेंटेन भी तो करना है कि नहीं करना है? और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए, पर कुछ समय के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वर्क कौन करने लगता है? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसलिए एलएच का लेवल डिक्रीज होने लगता है। ये जितनी भी अंग्रेजी में बता रही हूँ ये ऑलरेडी अंग्रेजी बता चुकी हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बता चुकी हूँ, जाके देखो 2 घंटे का लेक्चर बना के गला फाड़ा है उसमें डायग्राम बना के। मैंने आपको क्या बोला मेरे बच्चों कि कार्पस ल्यूटियम जो है ये बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की काफी थिक रहती है। समझ रहे हो बात को? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो गर्भाशय की लाइनिंग है, वो मोटी रहती है, जिससे बच्चे को पकड़े रहने में बहुत आसानी होती है। अब कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए हमें एलएच चाहिए था, ठीक है, मान लो एलएच ढंग से निकल रहा है, अगर एलएच ढंग से निकल रहा है तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, पर एक समय के बाद एलएच का लेवल कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस एलएच की जगह कौन ले लेता है? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगर बच्चा ढंग से नहीं बना तो एचसीजी कम निकलेगा, ठीक है, एचसीजी कम निकला तो ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम निकलने लगेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकलने का मेन रीजन क्या है? कार्पस ल्यूटियम। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम निकलेगा, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये क्या होने लगेगी? शेड आउट होने लगेगी और बच्चा बाहर हो जाएगा।
तो बच्चा फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम यार, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, पर उस इम्प्लांटेशन को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। पर अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला तो मेंटेनेंस नहीं होगा और फिर वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। क्लियर क्लियर ये कहानी। एससीजी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है 14वें दिन से कम होने लगता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एलएच जो होता है उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है एलएच का लेवल 14वें दिन से कम होने लगता है, और एलएच जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कर रहा था। अब तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन कैसे निकलेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया? तो उसकी जगह पर एचसीजी काम करने लगता है, उस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बना रहे। ठीक है, और प्रेगनेंसी बनी रहे। ये क्लियर हो गया सबको? डन। सो एज भी एक फैक्टर है बच्चों, इनफर्टिलिटी का एज भी एक फैक्टर है। कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे जैसे आपकी एज, देखो फीमेल में ओवा नए ऐड होते नहीं है, ये आपको कब से अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में। सो फीमेल में नए ओवा ऐड होने का कोई चांस नहीं है। आई बात समझ में? फीमेल में नए ओवा नहीं ऐड होते हैं, जो पुराने हैं उसी में मैच्योर हो के निकलते हैं, बल्कि नंबर डिक्रीज और होता है। तो जितनी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है उतना अच्छा रहता है। जैसे जैसे समय जाता जाता है वैसे वैसे जो क्वालिटी ऑफ ओवा है वो गिरती जाती है और इनफर्टिलिटी होती जाती है। डन। नाउ यूट्रस का साइज अगर डिफेक्टेड है, समझो बात को, यहाँ पे और लिखे होंगे शायद मैंने, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं, सारे रीजंस और पढ़ेंगे। इफ द ओवम इज नॉट लिबरेटेड बट रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल, ठीक है, एनोवुलेशन इसी को कहते हैं हम। फॉलिपियन ट्यूब में फेल टू पिक अप द ओवम, ठीक है, हो सकता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब का जो शेप है वो ढंग से ना बना हो। समझ में आ रही बात? अगर आपके फेलोपियन ट्यूब का शेप ढंग से नहीं बना होगा तो भी आप फर्टिलाइजेशन कहाँ करोगे, है ना? फर्टिलाइजेशन के लिए तो एम्पुला वाला रीजन चाहिए। अगर देखो इस प्रकार की कहानी हो गई अगर आपके पास, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? और अगर एक बार फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मेरे बच्चों तो क्या होगा बोलो? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, प्रेगनेंसी कैसे होगी, इनफर्टिलिटी। नो कैनलाइजेशन ऑफ यूट्रस, तो इसका मतलब ये है कि यूट्रस का अगर आप शेप देखें नॉर्मली तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कैनाल शेप का होना चाहिए, यहीं पे बच्चा इम्प्लांट होगा। नहीं बन पाया, कैनालाइजेशन नहीं हुआ, प्रॉपरली इम्प्लांट होने के लिए जगह नहीं है, तो भी इनफर्टिलिटी है। ठीक है, डिफेक्टिव यूट्राइन एंडोमेट्रियम, इसका मतलब ये जो एंडोमेट्रियम जो हर समय बनती है और बिगड़ती है वो ढंग से बनती ही नहीं है, तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। कॉन्जेनाइटल मैल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, इस तरीके का कुछ कहानी हो जाए, आपका यूट्रस ही ढंग से नहीं बने, तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नाउ फेब्रॉइड यूट्रस, इसका मतलब ये है, आपको पता है फेब्रॉइड यूट्रस क्या होता है? यहाँ पर जो ब्लीडिंग आप निकाल रहे हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, देखो कितने सारे फेब्रॉइड बने कि नहीं बने। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप जो ब्लीडिंग निकालते हो, कई बार वो ऐसा होता है कि ऊपर जाती है और इधर उधर जाके जमने लगती है और ये फेब्रॉइड बनाने लगती है। ठीक है, सिस्ट बनाने लगती है, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज फेब्रॉइड यूट्रस। यहाँ ऐसा अगर हो गया तो ये क्या करते हैं, डायमीटर छोटा कर देते हैं पर्टिकुलर एरिया का, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं करने देते हैं एम्पुला में और ना इम्प्लांटेशन करने देते हैं यूट्रस में। ठीक है, defects in the cervix like congenital elongation, occlusion of cervix by the polyp, polyp is a cyst like structure। ठीक है, सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स में इन्फ्लामेशन, स्कैंटी और एक्सेसिव सर्वाइकल म्यूकस, बहुत सारा सर्वाइकल म्यूकस निकलना, प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अगर आपके सर्विक्स का शेप ढंग से नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आपके सर्विक्स का शेप सही नहीं है, सर्विक्स जो है वो बाहर निकला हुआ है ज़्यादा, ठीक है, सर्विक्स का ओपन रहता है ओस, सर्विक्स हमेशा बंद रहना चाहिए जब इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो खुला हुआ रहता है, सर्विक्स से बहुत पानी बाहर निकलता है, सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन है तो वो यूट्रस से होता है, यूट्रस से सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, सर्विक्स का फॉर्मेशन ही ढंग से नहीं, तो भी जो प्रेगनेंसी नहीं होगी। डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ मतलब वेजाइनल जो है, जैसे मान लो अगर, अच्छा एक और बात, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है तो वो भी स्पर्म को किल कर देंगी, स्पर्म आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। वेजाइना की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हुई है तो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा बच्चों, नहीं हुआ तो सीधी बात यह है कि आप प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, सो आपको मैंने बहुत सारे रीजन बताए, एक बार अपन रिवाइज करते देन विल रीड टू एनसीईआरटी। मेल में इनफर्टिलिटी का रीजन देख लेते हैं क्या क्या है, देखो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ सीमेन कम है तो भी, मोबिलिटी नहीं है स्पर्म की तो भी ठीक है। अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेन सही है, समझो वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज करेक्ट। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में मेल में बता दूं, इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है।
वॉल्यूम सही निकलता है, पर अगर मेल पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तो हम कॉइटस कैसे करेंगे, कॉप्यूलेशन कैसे करेंगे, हम इंटरकोर्स कैसे करेंगे, तो सीमेन फीमेल में डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो इरेक्शन जो है अगर ब्लड वेसल में, अच्छा ध्यान सुनो, मेल पेनिस की अगर ब्लड वेसल में कोई डिफेक्ट है, समझे मेरी बात को, मेल पेनिस की ब्लड वेसल में अगर कोई डिफेक्ट है तो मेल पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता। अगर इरेक्ट ही नहीं होता है तो उसे इंसर्ट कैसे करोगे और इजैकुलेट कैसे करोगे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। मेरे बच्चों समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, अगर आपका मेल पेनिस सही तरीके से बना ही नहीं है। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है वो हमारे फीमेल में भी हम लोगों ने देखे कि वजाइना डिफेक्ट हो जाए, सर्विक्स डिफेक्ट हो जाए, यूट्रस डिफेक्ट हो जाए, फेलोपियन ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो जाए तो भी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है बच्चों। तो अगर मेल पेनिस या वासा डिफरेंशिया सही नहीं बनी, फ्रेंशिया सही नहीं बनी, एपिडिडाइमस सही नहीं बना, तो ना तो मैच्योरिटी स्पर्म के ढंग से होगी, ना स्पर्म को हम मूव करवा पाएंगे, ना तो स्पर्म को प्रॉपरली फॉर्म करवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एपिडिडाइमस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम लोग स्पर्म्स को मैच्योर करते हैं। वो बना ही नहीं ढंग से तो मैच्योर कैसे करोगे, अब मैच्योर ही नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द जेनाइटल ट्रैक, स्पर्म काउंट, आपके जेनाइटल ट्रैक में कोई दिक्कत है, समझ में आई बात, जेनाइटल ट्रैक नहीं है ढंग से, नहीं बन पा रहा है ढंग से तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या क्या बताया मैंने, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, पानी भर सकता है, टाइट अंडरगारमेंट से टेम्परेचर बढ़ सकता है, मम्स वाला इन्फेक्शन हो सकता है, अल्कोहल पी सकते हैं, कैल्फेंटर सिंड्रोम है, हार्मोन सही से, अच्छा गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी फीमेल में सेम टू सेम है, अगर वहां पर भी LHFSH नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ओवा का मैच्योरेशन ही नहीं होगा, ठीक है। कोई ड्रग्स हम लेते हैं, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन, शुगर का कंटेंट कम है, मोटिलिटी कम है, स्पर्म का शेप कम है, इजैकुलेशन का अमाउंट कम है, ये सारे रीजन इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। फीमेल का तो अभी हमने पढ़ा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ दिक्कत है। अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा इनफर्टिलिटी NCERT से, आइए देखते हैं। A discussion on the reproductive health is incomplete, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कशन इनकम्प्लीट है जब तक कि हम इनफर्टिलिटी के बारे में ना बात करें। अगर हमने बोला है कि समाज में एक प्रॉपर हेल्दी रिप्रोडक्टिव लोग होने चाहिए ताकि समाज में हम स्वस्थ बच्चों का जन्म कर सकें या स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकें, तो बिना इनफर्टिलिटी के ये कहानी पूरी नहीं होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, ठीक है। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सेक्सुअल कोहैबिटेशन 1 to 2 years, ठीक है। ये लिख दिया, बता दिया मैंने। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी, बहुत सारे हो सकते हैं। फिजिकल कैसे हो सकता है, फिजिकल का रीजन आपको पढ़ लिया ना, पढ़ा। देखो यहाँ पर NCERT में कुछ भी लिखा हो, मैंने तो तुम्हें एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पूरा डिटेल से पढ़ा है। फिजिकल रीजन क्या हो सकते हैं, यू आर नॉट फिजिकली फिट, योर यूट्रस इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, योर सर्विक्स, वेजिना, फेलोपियन ट्यूब इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, योर वासा डिफरेंशिया इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, योर टेस्टिस इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड, योर टेस्टिस इज इन द एब्डोमिनल कैविटी, यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये सारे कारण इनफर्टिलिटी के हैं। कॉन्जेनाइटल आपने देखा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है आपको, आपके पास जीन नहीं है LHFSH निकालने के लिए तो भी नहीं होगा। डिजीज हो गई है आपको, कोई सी मम्स हुआ था आपको, स्पर्म फॉर्म नहीं होता है। ड्रग्स आप ले रहे हैं अगर ऐसी कोई, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल, अगर आपने स्पर्म के प्रति एंटीबॉडी बना रखी है, अगर फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटीबॉडी बनी रखी है तो स्पर्म कितना भी इजैकुलेट कर लो, सारे स्पर्म मर जाएंगे, ठीक है। इवन साइकोलॉजिकल रीजन भी बहुत बड़ा रीजन है। मेंटली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर मल्टीपल मिसकैरेजेस होने की वजह से जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से उस जब नेक्स्ट टाइम कंसीव करती है तो बेचारी घबराई हुई रहती है और इतनी डरी हुई रहती है कि वो ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन दैट नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल कारण है, मेल के भी आपको n नंबर ऑफ रीजंस बताए, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास बनाए रखे। देखो ऐसा है कि झोला छाप क्वैक्स के पास जाने से अच्छा है कि किसी अच्छे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाइए। और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए यार, तुम हाथ पैर मुंह सब दिखाने जाते हो ना डॉक्टर के यहाँ, तो अगर इनफर्टिलिटी दिखाने जा रहे हो तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इतना मेरे 1 घंटे तक चिल्लाने के बावजूद अगर आप समाज को अवेयर नहीं कर पाए तो तुम फिर मेरे बच्चे नहीं हो, ठीक है। could help in the diagnosis and corrective treatment of some of these disorder, enable the couple to have children। अगर हम प्रॉपरली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि उन कपल्स को बच्चे हो जाए। However, such corrections are not possible
the couples could be assisted to have through the certain special technologies commonly known as assisted reproductive technologies. अगर उसके बाद भी बच्चे नहीं होते तो ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत तेज है यार, किसी न किसी तरीके से बच्चे जो है पैदा करवा ही देगा. सो आई होप कि आज आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया. आज मैंने आपको पढ़ाया इनफर्टिलिटी, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी एंड द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल्स एंड फीमेल, और मैंने आपको ये सिखाया कि अगर कोई इनफर्टाइल है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय आपको उसको बताना चाहिए कि बेटा डॉक्टर के पास जाओ तभी ठीक हो पाओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनफर्टिलिटी. अगर आपको लेक्चर ढूंढने में होती है कोई दिक्कत, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर आपको लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस मैनर में. कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पे आप जाओगे, मैं पीछे पेज नहीं लगाई हूं पर रोज मैं वही बोलती हूँ इसलिए मुंह से ही बोल देती हूँ. क्लास 12th पे जाना, मेरा मुंह देखना, मुंह पे क्लिक करोगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे शुरू हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. उसमें दो चैप्टर दिए हुए हैं, सेकंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्लिक करना, पूरे लेक्चर्स जो है अरेंज मैनर में आपको मिल जाएंगे. आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो आपको समझ में आई. अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज लेट मी नो, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में कि अगर बच्चा नहीं भी पैदा हो तो भी किसी न किसी तरीके से हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करके करवा सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.